Okay, good morning to all. Okay, आधे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे, आधे स्टूडेंट्स अभी गायब हैं। तो प्रोग्रेशन वाला चैप्टर खत्म हो गया है तुम लोगों का, सर ने मुझे बता दिया है। अभी हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। ओके, 26। ओके, ठीक है, धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं सब। तो आप लोगों का एक्सरसाइज 1 डिस्कशन हो गया है। लेवल 1 लेवल 2 दोनों डिस्कशन हो गए हैं। सही है क्या? एक बार कंफर्म करो। ओके, ठीक है, फिर एक्सरसाइज 2 का सर ने आपको शायद होमवर्क दिया होगा, तो ठीक है, कर लो। आप सॉल्व कर लिया होगा शायद आपने। नहीं किया हो तो कर लेना, बाद में कभी डिस्कशन करेंगे उसको, अभी नहीं करेंगे डिस्कशन। अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बाइनोमियल। हाँ, लेक्चर स्टार्ट ही हो गया है, और क्या। ठीक है, तो नया चैप्टर हेडिंग लिखो, बाइनोमियल। सबके पास बुकलेट है बाइनोमियल का? सब लोग ओपन कर लो बुकलेट को। बहुत सारे लोगों के पास नोट्स भी होंगे पहले से। अभी हमने हाल ही में पढ़ा है बाइनोमियल, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1.5 महीने हुआ है बाइनोमियल खत्म किए हुए। बहुत सारे लोगों को ठीक से समझ में भी आ गया होगा बाइनोमियल, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आया होगा। तो जिनको समझ में आ गया था वो फिर से सुनेंगे, और जिनको नहीं समझ में आया उनको तो सुनना ही है, उनके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ठीक से समझ में आ गया था, तो वो लोग सिंगेज विंगेज कुछ तो सॉल्व कर सकते हैं जब तक कि ये बाइनोमियल चलेगा तब तक। या पिछले चैप्टर्स का सॉल्व करना चाहें तो पिछले चैप्टर्स का कर सकते हैं, बाइनोमियल का भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए और अच्छे से आ जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट सब लोग आ गए हैं क्लास में। ठीक है, तो फिर बाइनोमियल से स्टार्ट करते हैं हम। जिनके पास नोट्स हैं पहली बार के, अच्छे से दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेक्चर सुन लो, रिवाइज हो जाएगा। तो उसमें पहला हेडिंग है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल में क्या होता है? तो फैक्टोरियल में होता है हमारे पास, हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ तो कुछ लोगों ने मुझे सजेशन दिया है कि बाइनोमियल स्टार्ट मत करो, ऑफलाइन में स्टार्ट करना। तो फिर दूसरा कौन सा चैप्टर पढ़ना है?
सजेशन आधा ही आया है, सजेशन पूरा होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। सजेशन पूरा कंप्लीट करो, फिर हम उस पर कुछ सोचेंगे। सर ऑनलाइन में बायनोमियल नहीं समझता। मैट्रिक्स नहीं पढ़ा सकते। मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो तो पढ़ा ही नहीं सकते। उसमें से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं और वो सबके सही होते हैं, वो भी गलत हो जाएंगे आपके। और वो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स एक ही चैप्टर होता है पूरा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू गिवन नंबर। तो जब तक कि आपका सजेशन आ रहा है तब तक हम बायनोमियल पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर हमें चेंज करना होगा तो हम चेंज कर लेंगे टॉपिक। ठीक है, तो जब तक हम बायनोमियल पढ़ रहे हैं तब तक आप पढ़ते रहो। पी एंड सी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है आपने। मैं पी एंड सी पढ़ाने वाला हूँ आपको, पर उसके लिए कुछ बेसिक लगता है हमें बायनोमियल का, तो वो मैं पढ़ा दूं, फिर हम पी एंड सी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वही करने वाले हैं हम। तो पीएनसी हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले कुछ बेसिक लगता है पीएनसी पढ़ने के लिए, वो बेसिक पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है बायनोमियल। ठीक है, हाँ वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन अभी नहीं पढ़ सकते हैं हम। मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। समझो गिवन नंबर है हमारे पास, समझो 5, तो हमने लिखा 5 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है, तो फैक्टोरियल को ऐसे रिप्रेजेंट करो, या फिर फैक्टोरियल का एक और सिंबल होता है, ऐसा बना देते हैं एल। स्ट्रेट लाइन अगर हमने पढ़ा तो फिर हमें सर्कल भी पढ़ना पड़ेगा, फिर लिंक चैप्टर है, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है कि हमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या है, डेफिनेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 इंटू 2, कहाँ तक, गिवन नंबर तक। गिवन नंबर है हमारा 5, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कितना हो गया ये, 120 हो गया। तो बहुत ही सिंपल होता है फैक्टोरियल। सेम लॉजिक से 4 फैक्टोरियल निकाल सकते हैं हम। मल्टीप्लाई किसका किसका करना है, 1 इंटू 2 इंटू 3, कहाँ तक, गिवन नंबर तक। गिवन नंबर क्या है हमारे पास, 4, तो ये कितना हो गया, 24। फिर 3 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, 6। फिर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल में क्या आएगा, 1 इंटू 2, 1 से ही स्टार्ट करना है और कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, गिवन नंबर तक, तो ये हो गया 2। 1 फैक्टोरियल कितना हो गया, 1 फैक्टोरियल हो गया हमारे पास 1। 0 फैक्टोरियल कितना हो गया, ये बाई डिफॉल्ट 1 होता है, ये याद करना पड़ेगा आपको, बाई डिफॉल्ट ऐसा माना ही गया है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का मतलब है, जैसे अभी जब हम केसेस बनाएंगे तो अगर हमने कुछ भी नहीं लिया तब भी वो एक केस होता है, इसलिए वो बाई डिफॉल्ट उसको हम 1 ही लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो जरा ये, अब इसमें जब आप देखोगे तो ये जो 5 फैक्टोरियल है, इस 5 फैक्टोरियल को देख के ऐसा लग रहा है कि 4 तक तो ये इससे मैच कर रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि पिछला वाला फैक्टोरियल और आगे एक नंबर एक्स्ट्रा लिख दिया है। तो ये देखो, अब इसमें देखोगे तो 3 तक तो ये इससे मैच कर रहा है, आगे एक एक्स्ट्रा नंबर लिख दिया है 4, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां तक का तो कॉम्बिनेशन ये 4 फैक्टोरियल बन गया, इनटू एक एक्स्ट्रा नंबर 5। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल में से 5 हमने हटा दिया तो बच गया 4 फैक्टोरियल। तो ये होता है फैक्टोरियल का डेफिनेशन। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, जिनके पास नोट्स नहीं है वो नोट कर लो इसको।
जो लोग नोट कर रहे हैं नोट होने के बाद बता देना। हमें ये पता नहीं है ना कि ऑनलाइन कितने दिन पढ़ाना है, इसलिए हम ऐसा चैप्टर्स का वेट नहीं कर सकते, और आपके पास टाइम भी नहीं है ज्यादा। ऑनलाइन का कुछ पता नहीं है, 7 दिन बाद ओपन करेंगे, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए ऐसा सिंपल टॉपिक नहीं ले सकते। ऐसे कौन सा टॉपिक ले लेंगे? कैलकुलस हम बीच में स्टार्ट कर नहीं सकते हैं ना, फिर स्टार्ट करो तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको स्ट्रेट लाइन सर्कल स्टार्ट करोगे तो फिर सर्कल भी पढ़ना पड़ेगा आपको। इसलिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना हम, ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है अभी आपके पास, और आपके पास टाइम भी नहीं है कि इसको बाद में पढ़ लेंगे। बाद में कब पढ़ लेंगे? नहीं, ट्रिगो 2 कैसे पढ़ सकते हो? ट्रिगो 2 समझ में आ जाएगा क्या आपको? ट्रिगो 2 तो और भी नहीं समझ में आएगा। ट्रिगो 2 तो पढ़ाएंगे ही नहीं, ट्रिगो 2 छोड़ दो अभी फिलहाल। पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो हमें पढ़ने हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम 1 साल का ही है बस। अभी आपको ऐसा नहीं मैं बोल सकता बाद में पढ़ लेंगे, बाद में आपके पास बात कभी नहीं आएगा वो। तो जब हम पहले ऑनलाइन में पढ़ रहे थे तो हमारे पास ऑप्शन था, चलो बाद में देख लेंगे। चलो फिर ये नोट हो गया है। तो यहाँ पे हमने एक इम्पोर्टेंट हमने देखा है, यहाँ पे हमने ये देख लिया कि अगर हम इन जनरल n फैक्टोरियल लेके चलें तो n फैक्टोरियल में से अगर हम n बाहर निकाल देते हैं तो ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल बन जाता है। समझो एग्जांपल 10 फैक्टोरियल अगर हमें लिखना है तो एक नंबर एक्स्ट्रा 10 लिख दो, और बाकी पहले 1 से 9 तक का क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल। तो इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से 9 हटाया तो ये हो जाएगा इंटू 8 फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 7 फैक्टोरियल। सेम लॉजिक से इसको हम ऐसे बोल सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मतलब ये है कि इसमें से हम कितने भी नंबर बाहर निकाल सकते हैं। जैसे 10 फैक्टोरियल में से 10 बाहर निकाला तो 9 फैक्टोरियल बचेगा, 10 और 9 दो नंबर बाहर निकाले तो 1 से 8 तक प्रोडक्ट क्या बचेगा? 8 फैक्टोरियल। 8 भी बाहर निकाला तो 1 से 7 तक का प्रोडक्ट क्या बच गया? 7 फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम इसमें n की जगह 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमें पता चलेगा 1 इक्वल्स टू 0 फैक्टोरियल। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो वो यहाँ से भी आ जाएगी। तो कुछ फैक्टोरियल हम याद कर लेते हैं तो इजी हो जाता है फिर कैलकुलेशन में। मतलब 5 तक का तो याद कर लो, 24 कितना हो गया? 120। अगर 6 फैक्टोरियल देखोगे तो 720 हो जाएगा। फिर ऐसे कुछ फैक्टोरियल अगर हम याद रखते हैं तो वो इजी हो जाता है फिर हमारे लिए कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो एटलीस्ट 6 तक तो याद कर लो फैक्टोरियल। 6 की वैल्यू होती है 720। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। देखो बाइनोमियल में समझ में आने जैसा कुछ नहीं होता है, समझ में आने जैसे चैप्टर होते हैं पीएनसी में दिमाग लगता है। बाइनोमियल में ऐसा कुछ नहीं है। बाइनोमियल में तो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है बाइनोमियल के लिए। तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इसमें हमने पढ़ लिया है जिसको हम याद रखेंगे। बॉक्स में बंद कर दिया है मैंने। सारे असाइनमेंट फिर से सॉल्व कर लो बाइनोमियल के, फिर से हो जाएगा। एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं बस बाइनोमियल में। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे तो मैं कुछ बता देता हूँ, जिनको लिखना रहेगा लिख लेना। इसमें आप देखोगे तो 0 फैक्टोरियल को तो छोड़ दो, नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर में 1 फैक्टोरियल 1 आया था। 2 फैक्टोरियल कितना है?
2 फैक्टोरियल 2 है, मतलब ये है कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, और जैसे ही आपने 2 फैक्टोरियल यूज किया तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 into 2, तो उसमें एक 2 का फैक्टर आ गया, तो ये 2 हो गया। अब आगे किसी में भी देखोगे 2 का एक फैक्टर जरूर रहेगा, तो ये सारे नंबर इवन आएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज इवन एक्सेप्ट 1। लिख लो, वहां पे मैं बता देता हूँ, फैक्टोरियल ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स is always even except 1। 1 का सिर्फ ये ऑड आंसर आएगा, बाकी सबका ये इवन आएगा। उसका रीजन है क्योंकि 2 का एक फैक्टर जरूर आ गया है उसमें। फैक्टोरियल ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इवन एक्सेप्ट 1। ठीक है, इसमें और एक प्रॉपर्टी देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहते हैं, जैसे 1 फैक्टोरियल इसमें 1 आता है, 2 फैक्टोरियल 2 आता है, एक बार और लिख लेते हैं याद हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल आता है 6, 4 फैक्टोरियल कितना आता है, 4 फैक्टोरियल आता है 24, 5 फैक्टोरियल क्या आ गया 1 into 2 into 3 into 4 into 5। ध्यान से समझना, इसमें पहली बार 5 इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे पहले कहीं भी 5 इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो ये 2 तो इंट्रोड्यूस ऑलरेडी हो चुका है, 5 इंट्रोड्यूस अब पहली बार हुआ है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके 0 बना देंगे, 0 मतलब 10 बना देंगे। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो लास्ट में 0 आएगा, मतलब लास्ट प्लेस पे 0 आएगा। अब इसके बाद देखना जरा ध्यान से, इसके बाद अगर आपने लिखा 6 फैक्टोरियल, तो एक 6 एक्स्ट्रा आ जाएगा, पर ये 5 तो रहेगा ही रहेगा, और ये 2 भी रहेगा, तो फिर लास्ट में 0 0 आएगा, तो ये 720 हो गया, लास्ट में 0 आएगा। ये 0 क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये 2 और 5 की वजह से। तो अगर आप देखो कि लास्ट में एक 0 आ रहा है, सर अगर डेसिमल पॉइंट में होगा तो क्या करना पड़ेगा। देखो, इस टाइप के डाउट आप पूछ नहीं सकते हो जिस टाइप का डाउट आपने पूछा है, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉइंट में कैसे हो जाएगा, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया आपका डाउट। तो डाउट ऐसा रिलीवेंट डाउट होना चाहिए, हमारा जो डिस्कशन चल रहा है उससे रिलीवेंट डाउट होना चाहिए। हाँ, नेचुरल नंबर नेगेटिव भी नहीं होते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, मैंने वही लिखा ना, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर पहले ही लिखा ना मैंने उधर डेफिनेशन में। तो इस टाइप के डाउट आपको पूछने नहीं चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर का डिस्कशन कर रहे हैं हम, तो उसमें ना तो नेगेटिव आ सकता है और ना तो ये आ सकता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 0 का मैंने अलग से बता दिया, वो 1 याद करना है आपको, मैंने बोल दिया। इसके अलावा फ्रैक्शन, पॉइंट, नेगेटिव, ये सब डाउट आप पूछ नहीं सकते हो, अदरवाइज मुझे फिर ऐसा लगेगा ना कि आपको नेचुरल नंबर नहीं आता है, फिर इसका मतलब ये है, इसलिए आप ऐसे डाउट नहीं पूछ सकते। चलो इसमें आगे डिस्कशन करते हैं। अब देखना जरा ध्यान से, अब अगर मैं 7 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखूं, तो एक 7 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 तो रहेगा ही रहेगा, 5040। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि लास्ट में एक ही 0 आ रहा है, वो 0 कौन क्रिएट करता है, 0 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तभी 0 बनता है। तो अगर मुझे लास्ट में 2 0 चाहिए, तो एक और बार 5 चाहिए, एक और बार 5 कहां से मिलेगा, 7 तो देगा नहीं, 8 भी नहीं देगा, 9 भी नहीं देगा, 10 दे देगा। 10 फैक्टोरियल में 1 into 2 into 5 आएगा यहाँ पे, और 5 के बाद लास्ट में 10 आएगा, तो 10 एक 5 दे देगा, तो यहाँ पे लास्ट में 2 0 आएंगे, जो भी आंसर आएगा लास्ट में 2 0 आएंगे। तो लास्ट में कितने 0 आएंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि 2 और 5 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, समझ गए। लास्ट में कितने 0 आएंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि लास्ट में मतलब 2 और 5 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा तभी 0 क्रिएट होगा। अब ये देखो 2 आया था, 4 के पास भी 2 है, तो 2 ज्यादा ऑप्शन है 2 के आने के, क्योंकि 2 क्या होता है 1 2 3 4, हर अल्टरनेट नंबर में एक 2 होता है। देखो 6 के पास भी है, इसके पास तो 2 हैं, तो 2 के आने के नंबर ज्यादा होते हैं, 5 के आने के नंबर कम होते हैं, उनको 5 बार में एक बार आता है, और ये 2 बार में एक बार आता है, बल्कि कभी कभी तो 2 बार भी आ जाता है। अगर यहाँ 8 लिख दूंगा तो 3 बार आ जाएगा, तो 2 के नंबर हमेशा ज्यादा रहेंगे। तो इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि 2 की कमी कभी होने वाली नहीं है हमारे पास, कमी होगी तो 5 की होगी।
तो ये भी बोल सकते हैं हम जितने बार 5 आएगा उतने ही यहाँ पे 0 बनेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसलिए जो मैं बता रहा हूं मैं लिखने का टाइम दूंगा, आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख लेना। जितने बार यहाँ पे 5 क्रिएट होगा उतने ही लास्ट में 0 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक 5 आया था तो 9 तक एक ही 5 आएगा, तो 9 तक का जो भी फैक्टोरियल होगा उसके लास्ट में एक ही 0 आएगा। फिर 10 में 2 0 आएंगे, 14 तक 2 ही 0 आएंगे, 15 में एक और 5 मिल गया है तो 15 तक 3 0 आएंगे, और 19 तक भी 3 ही 0 आएंगे। एक 5 से मिला हमें 5, 10 से मिला और 15 से मिला। 20 पे जब जाओगे तो एक और 5 मिल जाएगा हमें, तो 20 के फैक्टोरियल में 4 0 आएंगे, 21, 22, 23, 24, यहाँ तक 4 ही 5 है हमारे पास, तो 4 ही 0 आएंगे। जब आप 25 पे जाओगे तो 25 हमें 2 बार 5 देगा, 5 इंटू 5, 25 के पास 2 5 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 5 होगा 6, तो हमें 6 0 मिलेंगे लास्ट में। 26 में भी 6 0 मिलेंगे, 27, 28, 29 में हमें 6 0 मिलेंगे। 30 पे जाओगे तो एक और 5 मिल जाएगा तो हमें 7 0 मिलेंगे। 31, 32, 33, 34 में 7 0 मिलेंगे, एंड सो ऑन आगे आप करते रहो। तो किसी नंबर के फैक्टोरियल में लास्ट में कितने 0 आएंगे ये इस बात से डिसाइड होगा कि वो नंबर कौन सा है, उससे पहले तक कितने 5 आ चुके हैं। समझ गए? तो आप इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर बता सकते हैं। अब इसमें मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं, देखो यहाँ पे ये 0 आ गया है, और यहाँ तक का अगर मैं सम करूं तो ये यहाँ तक का सम हो गया मेरे पास 3, और अगर यहाँ तक को मैं ऐड कर लूं तो ये हो गया 3 + 6 9, 1 + 2 3 + 6 9, और 9 अगर इसमें ऐड कर लूं तो 33 हो गया। अब ध्यान से समझना जरा, अगर मैं ये फैक्टोरियल्स को ऐड करता जाऊं तो सिर्फ इसको ऐड किया है तो 1 आएगा, इसको ऐड किया तो 3 आएगा, इसको ऐड किया तो 9 आएगा, यहां तक ऐड कर दिया तो 33 आएगा। मतलब लास्ट डिजिट 3 आ रहा है, यहां तक का सम लास्ट डिजिट 3 दे रहा है। अब इसके आगे कोई भी नंबर इसमें ले लो, लास्ट डिजिट तो 0 है, यहां तक का सम है 33, ठीक है 33, इसके आगे हमने 120 ऐड किया तो लास्ट डिजिट 3 रहेगा, इस डिजिट से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये आंसर आएगा। अब इसमें मैं 720 अगर ऐड कर दूं तब भी लास्ट डिजिट 3 ही रहेगा, और आगे कुछ भी ऐड करो क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, तो आगे कहीं तक भी आप ऐड करते रहो तो कितना भी आप फैक्टोरियल्स को ऐड कर लो लास्ट डिजिट 3 ही आएगा। फैक्टोरियल्स का जो सम करेंगे उसमें लास्ट डिजिट 3 ही आएगा, 5 नहीं, 4 या 4 के आगे कहीं तक भी आप ऐड कर लो फैक्टोरियल्स को, लास्ट डिजिट 3 ही आएगा। तो इसमें मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तीनों लिख लो आप। पहली तो मैंने बताई थी कि हर किसी का फैक्टोरियल इवन आता है 1 को छोड़ के, 1 एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टोरियल 1 आता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स का फैक्टोरियल इवन आता है। तो पहला प्रॉपर्टी तो ये लिख ही लिया है सबने, ठीक है, फिर से बता दिया मैंने। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने ये बताया है कि फैक्टोरियल के एंड में कितने 0 आएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके फैक्टोरियल में कितने बार 5 यूज हो रहा है, जितने बार 5 यूज होगा उतने लास्ट में 0 आएंगे, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बताया है। तीसरा पॉइंट फिर मैंने ये बताया है, 1 फैक्टोरियल से लेके आगे सारे फैक्टोरियल्स को ऐड करते जाओ, 4 या 4 के आगे कहीं भी ऐड करते हुए जाओ, लास्ट डिजिट 3 ही मिलेगा, उनके उसका जो सम आएगा वो सम अलग अलग आएगा पर लास्ट डिजिट सम का हमें 3 ही मिलेगा। मतलब 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू कहीं तक भी ऐड कर लो, समझो यहाँ पे n फैक्टोरियल लिख लिया मैंने, तो इसका जो भी आंसर आएगा उसमें लास्ट डिजिट 3 मिलेगा। ये मैंने तीसरा प्रॉपर्टी बताया है। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताए हैं मैंने फैक्टोरियल से रिलेटेड जो तुमको याद रखने हैं। किसी भी नंबर के नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल के लास्ट में कितने 0 आएंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितने 5 के फैक्टर आ रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट लिख लो अच्छे से, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो।
ठीक है चलो। चलो ठीक है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है इसमें हमारे पास, मान लो हमारे पास है, मान लो हमारे पास है 15 फैक्टोरियल। तो 15 फैक्टोरियल को क्या करेंगे कि इसमें हम क्या करेंगे, 1 से लेके 15 तक के नंबर्स लिख देंगे। तो 15 फैक्टोरियल में 5 कितने बार आएगा, 5 आएगा 3 बार। एंड 2 कितने बार आएगा, तो वही है देखना पड़ेगा हमें 2 कितने बार आएगा। 3 कितने बार आएगा वो बताओ। फिर ऐसे और क्या है, 7 कितने बार आएगा। तो इस टाइप की चीजें कई बार हमसे पूछ सकते हैं कि 15 फैक्टोरियल का जो भी आंसर है उसका जब फैक्टर किया जाएगा, जैसे 50, जैसे जो भी है इसका जो फैक्टर किए जाएंगे तो ऐसा होगा, फैक्टर ये आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। फिर 5 आएगा, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। फिर 7 आएगा, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। फिर 11, फिर 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 13 आ गया, फिर 14 को लिखेंगे 2 इंटू 7। फिर 15 आ गया 3 इंटू 5। ये इसके फैक्टर हो गए 15 फैक्टोरियल के। अब इसमें देखो 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3। तो 2 कितने बार आ रहा है ये कैसे पता चले, ऐसे हम काउंट तो नहीं करते बैठेंगे ना, ऐसे मैनुअली एग्जाम में आया तो काउंट करोगे क्या, ऐसे तो यहाँ लिख दिया 75 का फैक्टोरियल, तो लिखते ही लिखते आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर। तो इसमें ये देखो कि 2 कहाँ कहाँ से आ सकता है। एक तो 2 से आएगा, एक तो 4 से आएगा, 6 से आएगा, 8 से आएगा, 10 से आएगा, 12 से आएगा, 14 से आएगा। ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। 2 की टेबल के कितने नंबर इसमें आते हैं, तो 15 से डिवाइड करके देख लो। 15 अपॉन 2 तो 7, 7.5 आ गया, मतलब 7 नंबर्स हो गए। मतलब 14 तक डिवाइड होगा, मतलब ऐसा है। 15 तो आएगा नहीं 2 की टेबल में, 14 तक हमें 7 नंबर मिलेंगे। अब तो ये 7 काउंट हो गया, पर इसमें 3 बार था और इसमें 2 बार था, तो 4 का देख लो। 4 के कितने फैक्टर आएंगे, 4 के कितने नंबर आएंगे, 4 इंटू 3। एक यहाँ भी आएगा 4 का, तो 4 इंटू 3 तो 3 बार डिवाइड होगा ये, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो 3 नंबर ये काउंट कर लो। फिर 8 का देख लो, तो 8 का तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ये, तो एक नंबर यहाँ से आएगा। टोटल काउंट कर लो, 11 आएंगे हमारे पास। तो कौन कौन हमें 2 दे सकता है, एक तो 2 दे सकता है, 4 दे सकता है, 8 दे सकता है और फिर 16 दे सकता है। मतलब इसमें जैसे 3 बार आया तो एक बार 2 के लिए काउंट हो गया, एक बार 4 के लिए काउंट हो गया यहाँ पे, ये जो हमने 3 लिखे, और एक बार ये 8 के लिए अपने आप खुद काउंट हुआ, तो ये 3 बार इसका काउंट आ गया, तो टोटल 11 आएगा यहाँ पे। अच्छा 5 का हमने डायरेक्ट बता दिया है, 15 से डिवाइड करो, 5 को 3 आता है, तो ये खत्म हो गई कहानी, तो 3 हो गया ये। थ्री का देखो, 3 का देख लो, तो 15 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आता है, 5 आता है। तो एक मिनट, और फिर 15 को 9 से डिवाइड करो, तो 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो 1 यहां से ले लो, तो टोटल हो गया 6। ठीक है, 7 का देख लो, तो 7 से डिवाइड कर लो इसको, 7 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 ही हो गया ये। मतलब वो नंबर कितने बार आ रहा है वो हमें पता करना है, तो बहुत ही सिंपल है पता करना, उसको डिवाइड करते जाओ, कहाँ कहाँ से क्रिएट हो सकता है। तो 7 देखो 49 से क्रिएट हो सकता है, पर 49 तो आएगा ही नहीं ना 15 की टेबल में, सॉरी 49 की टेबल में 15 तो आएगा ही नहीं। अच्छा 2 को मैंने गलत काउंट किया है, नहीं गलत तो काउंट नहीं किया है। 1 2 3 4 ऐसे देख लो, 5 6 7 8 9 10 11। मैनुअली भी देख लो ना, अब 11 ही तो है, 14 कहाँ से दिख रहा है आपको। अच्छा 7 को मैंने गलत कर दिया क्या, हाँ सॉरी 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये, ओके ओके, तो 2 आएगा यहाँ पे। ओके 7 को डिवाइड करेंगे 15 से 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 होगा यहाँ पे, यहाँ ये सही है। ठीक है ये समझ गए आप, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये नोट करना है तो नोट कर लो, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, रफ वर्क है ये तो।
कौन सा नंबर उसके फैक्टोरियल के फैक्टर्स में कितने बार आएगा ये पता करने के लिए। ये हम क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं ये। जैसे 5 का तो हमें यूज इसमें हो सकता है, 5 के लिए ऐसे पूछेंगे 15 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो आएंगे, क्योंकि 5 3 बार आएगा तो 3 ही जीरो आएंगे लास्ट में। समझ गए? तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसका आप आंसर बता देना फिर। तो 15 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। क्यों? क्योंकि 5 3 बार आ रहा है। तो ये मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ऐसे डिवाइड कर करके देख सकते हो। और एक एग्जांपल ले लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। सर हमने 10 12 और 14 से क्यों डिवाइड नहीं किया? 10 12 और 14 से इसलिए डिवाइड नहीं किया क्योंकि वो तो 2 की टेबल में आ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी 2 से डिवाइड करने पे काउंट हो गया ना। ये जो 7 आंसर लिखा है ना मैंने, ये कहां से लिखा है? 2 4 काउंट करो, 2 की टेबल 7 टाइम्स पढ़नी पड़ेगी, मैं ये बोल रहा हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 सब काउंट हो गए उसमें। फिर जब 4 की टेबल पढ़ोगे तो 4 8 12 तीनों काउंट हो गए, तो 12 हमारा 2 बार काउंट हुआ है, और ये 2 बार देगा ना हमें 2 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 बार दे रहा है। तो एक बार 2 की टेबल में काउंट हो गया, एक बार 4 की टेबल में काउंट हो गया, तो 2 बार काउंट हो गया, 2 बार ही हमें इसको काउंट करना था। 8 3 बार काउंट होगा, तो 3 बार काउंट हमें करना भी है। एक बार 2 की टेबल में काउंट हुआ, एक बार 4 की टेबल में काउंट हुआ, और एक बार 8 की टेबल में काउंट हुआ। 3 बार काउंट करना था, 3 बार काउंट हो गया। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। अब और एक एग्जांपल लेते हैं हम। चलो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो ऐसा पूछ लिया जाए, तो ऐसा पूछ लिया जाए 120 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 6 की पावर r, फाइंड r मैक्स। ठीक है, तो ध्यान से समझना, इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 120 फैक्टोरियल 6 की पावर r से डिवाइड होता है, तो 6 की पावर r का मतलब है 2 की पावर r इंटू 3 की पावर r। तो जब इससे डिवाइड करने जाएंगे हम, तो पहले तो हमें ये पता है कि 2 का नंबर ज्यादा होगा, 3 का नंबर कम होगा। 3 क्या होता है? 3 3 के गैप के बाद मिलता है, 3 नंबर्स में से एक बार हमें 3 मिलता है। 2 क्या है? अल्टरनेट मिलता है हमें, तो 2 का नंबर हमेशा ज्यादा ही आएगा। नहीं तो निकाल के देख लेते हैं हम। चलो 120 फैक्टोरियल में 2 कितने बार आएगा? ठीक है, 120 फैक्टोरियल, इसमें 2 कितने बार आएगा और 3 कितने बार आएगा, बाकी नंबर्स तो आएंगे आएंगे, वो छोड़ दो अभी। तो 2 का काउंट निकालते हैं। तो पहले 120 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 60। फिर 120 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 30। ठीक है, 120 को 8 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? ठीक है, और कर लेते हैं इधर। 120 को 16 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 7 आएगा। ओके ठीक है, 16 इंटू 7 कितना होता है? 112। हाँ, उसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, 120 को 32 से डिवाइड करो कितना आएगा? 4 तो नहीं होगा, 3 आएगा ये। फिर 120 को 64 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 1 आएगा। 64 के बाद कितना होता है? 128। तो 128 तो ज्यादा है,
तो छोड़ दो बस, काउंट कर लो 60 और 30 90 100 105 105 और 10 115 और 116। ठीक है 116 आ गया। अब 3 का देख लेते हैं, चलो 3 कितने बार आएगा। तो 3 से डिवाइड करो तो हो गया 40, फिर 9 से डिवाइड करो तो 1, और ये कितना हो गया 3 33, और फिर 27 से डिवाइड करो 4, फिर 3 3 9, फिर 180 मतलब 81 से डिवाइड करो तो 1, तो कितना हो गया 58। तो ये आएगा 58। तो 2 का काउंट हमेशा ज्यादा आने ही वाला है। ठीक है, तो 120 फैक्टोरियल के पास 2 है, हमारे पास 116 टाइम्स और 3 है 58 टाइम्स। तो r की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 58 हो सकती है। तो 6 की पावर 58 में 2 की पावर 58 होगा, 3 की पावर भी 58 होगा, तो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये 116 है तो इसमें से 58 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 58 पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगर हमने यहाँ 59 लिखा तो फिर ये नीचे एक 3 बच जाएगा, और नीचे एक 3 बच गया तो वो पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो मैक्सिमम r की वैल्यू 58 ही हो सकती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे IIT में। और अगर ये पूछा जाए कि 120 फैक्टोरियल के लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो उसके लिए हमें 5 का काउंट भी निकालना पड़ेगा। फिर 5 का काउंट निकाल लो, जितना 5 का काउंट होगा उतने ही लास्ट में जीरो आएंगे, वो तो आप समझ ही गए। तो इसलिए मैंने 5 का काउंट निकाला नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये समझ गए होगे फिर आप। अगर आपने 116 लिया तो ये 2 की पावर 116 आएगा, 3 की पावर 116 आएगा, ऊपर 3 की पावर 58 है, 2 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, पर 3 नीचे 58 टाइम्स बच जाएगा ना। तो जब डिनोमिनेटर में नंबर बच ही गया है, तो जैसे मान लो मैं 12 को डिवाइड करूं 3 से, तो डिनोमिनेटर में कुछ बचना नहीं चाहिए ना, तभी तो वो डिवाइड हुआ माना जाएगा। अब मैं बोलूं कि 12 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 5 से, तो डिवाइड होगा ही नहीं, डिनोमिनेटर में 5 बचा है, फिर डिवाइड कहाँ हुआ। ये बोल रहे हैं 120 जो फैक्टोरियल है वो डिविजिबल है 6 की पावर r से, तो r 58 से ज्यादा कैसे ले सकते हो। मतलब 6 कितने बार आएगा, तो यहाँ पे इन दोनों को प्रोडक्ट करके क्या बनेगा, 2 की पावर 58 इंटू 6 की पावर 58। इसमें से 58 मैंने इसको दे दिया और यहाँ 58 बच गया, तो ये 58 जो इसको दिया वो मल्टीप्लाई करके इसके साथ 6 की पावर 58 बना लेगा। तो ऊपर हमारे पास 6 कितने बार है, 58 टाइम्स है, तो नीचे 6 कितने बार ले सकते हैं, 58 टाइम्स ही तो ले सकते हैं, तभी तो डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अदरवाइज तो नीचे एक आध 6 बच जाएगा, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। जब बची गया तो डिवाइड कैसे होगा फिर। न्यूमरेटर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर वाला छोटा होना चाहिए, तभी तो डिवाइड होगा, नहीं तो डिवाइड कैसे होगा। ठीक है, ये लिख लिया सबने। ये नोट हो गया क्या सबका। अच्छा, अभी इसमें क्वेश्चन चेंज करते हैं। चलो क्वेश्चन चेंज करो, इसमें लिखो 120 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 6 की जगह 12 करो। सेम क्वेश्चन में 6 की जगह 12 करो। 120 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 12 की पावर r, फाइंड r मैक्स।
फिर आंसर बताओ। ओके, तो आर कितना होना चाहिए? अभी भी 58 ही होना चाहिए। अगर ये 2 भी इसमें मर्ज कर दिया जाए तो ये बन जाएगा, 2 इसको दे दो, यहाँ भी 58 है, यहाँ भी 58 है, तो 12 की पावर 58 बन रहा है। तो ऊपर 12 की पावर 58 है, तो नीचे 12 कितने बार होना चाहिए? 58 टाइम्स ही होना चाहिए वो। तो अभी भी आंसर है 58। यस, कुछ लोगों ने सही आंसर बताया है। तो आर कितने बार होना चाहिए? मैक्सिमम 58 टाइम्स हो सकता है 12। 58 से ज्यादा 12 लिया तो ऊपर डिवाइड नहीं होगा, ऊपर वाला नंबर छोटा हो जाएगा फिर इन टर्म्स ऑफ 12। ठीक है, इसमें फिर एक और लिखो, 12 की जगह 24 कर दिया तो 120 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 24 की पावर आर, आर मैक्स। तो ऊपर है हमारे पास 2 की पावर 116 इंटू 3 की पावर 58 इंटू और भी बहुत सारे नंबर हैं, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इसकी पावर आर से। तो लेके देख लो, आपको जो लग रहा है ना आप वो नंबर लेके देख लो। आर की वैल्यू जो आपको लग रही है वो लेके देख लो, और अगर ऊपर पूरा नीचे कुछ नहीं बचता है, ऊपर से कैंसिल हो जाता है, तो फिर सही है आंसर, नहीं तो कम करो उसको अगर नीचे बच रहा है तो। लेके देखो आप अपने आप आर की वैल्यू। अगर 58 यहाँ लिया जाए तो ये 58 है, तो 3 की पावर 58 ऊपर कैंसिल, 2 की पावर 58 यहाँ कैंसिल, 2 की पावर 58 कैंसिल, पर नीचे 2 की पावर 58 बच जाएगा। तो 58 तो नहीं हो सकता आंसर, तो थोड़ा छोटा नंबर लो। 3 बार 2 है ना हमारे पास, तो 3 टाइम्स हो जाएगी ना पावर, नीचे 3 बार है, 58 दिया तो 58 58 58, ये तो 116 से ज्यादा हो जाएगा, तो नीचे वाला नंबर बड़ा हो रहा है फिर। 3 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 2 को प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो कितना दे सकते हैं? 29? नहीं, 30 दिया तो क्या प्रॉब्लम है? 30 30 30 तो 90 तो होगा ना, ऊपर तो अवेलेबल है ना। 29 क्यों? 30 में क्या प्रॉब्लम है? 30 30 30 तो कितना हुआ? 90, तो 90 तो ऊपर कैंसिल हो सकता है ना। क्या आंसर आएगा जल्दी से बोलो। 38। 38 इंटू 3 कितना होता है देख लेते हैं। 38 इसको जाएगा, 38 इसको जाएगा, 38 इसको, 38 इसको, 38 इसको गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर कैंसिल हो जाएगा। 38 इंटू 3 कितना होता है? 3 8 24, 3 3 9 और 2 11, 114। हाँ वेरी गुड, तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर। 39 दे दिया तो 117 हो जाएगा, तो एक 2 बच जाएगा नीचे। नहीं, तो 38 इज द राइट आंसर। यस, आर की वैल्यू मैक्सिमम 38 हो सकती है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सबका क्लियर हो गया है, फैक्टोरियल वाला पोर्शन क्लियर हो गया सबका।
जिनको डाउट लग रहा है यहाँ आर की जगह 38 लिख के देखो, तो 2 की पावर 38 इंटू 2 की पावर 38 इंटू 2 की पावर 38 इंटू 3 की पावर 38 कैंसिल करके देखो, ये कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा 38 48 58, ये 2 की पावर 38 38 38 114 कैंसिल हुआ, 2 की पावर 2 बचा, पूरा कैंसिल हो रहा है। हाँ तो 38 पावर दी जा सकती है आर को, तो आर की जगह 38 लिखा जा सकता है, डिवाइड हो रहा है नंबर, सीधा सिंपल सा लॉजिक है। आप कोई नंबर ले लो आर की जगह और डिवाइड करके देख लो, डिवाइड हो रहा है तो सही है, उससे ज्यादा लेके देखो, कम लेके देखने का तो मतलब ही नहीं मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, उससे ज्यादा लेके देखो अभी भी डिवाइड हो रहा है तो वो हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, जहां जहां तक डिवाइड हो रहा है वो लास्ट नंबर बताना है। 38 के आगे 39 ले लोगे तो एक 2 नीचे बच जाएगा, फिर डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया क्या सबका? ठीक है, फिर नए टॉपिक पे आ जाते हैं फिर हम। ठीक है, नया टॉपिक लिखो, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट, हाँ नेक्स्ट टॉपिक, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, स्मॉल एन, फिर यहाँ पे कैपिटल सी बनाते हैं, फिर ये स्मॉल आर, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन होता है सिलेक्शन ऑफ, मतलब इसका मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स out of n different objects। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उसमें से r डिफरेंट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने को हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट या फिर एनसीआर बोलते हैं। इसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट नाम क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है बाइनोमियल कोएफिशिएंट नाम, क्योंकि जब हम बाइनोमियल थ्योरम लिखेंगे तो उसमें ये कोएफिशिएंट का काम करेंगे, इसलिए इसका एक नाम होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। और सी यहाँ पे लिखा जाता है कॉम्बिनेशन के लिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बनाने में हमारी हेल्प करता है, इसलिए इसको हम एक कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। एन और आर ये वाले हैं, किसका कॉम्बिनेशन बनाना है? तो एन में से आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, इसलिए इसको एनसीआर भी बोलते हैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम में कोएफिशिएंट का काम करता है, इसलिए इसके दो नाम है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट और एनसीआर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, तो मान लेते हैं n की वैल्यू है 4, मतलब हमारे पास 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम नाम दे देते हैं a b c d। ठीक है, और मान लेते हैं r की वैल्यू है 2, मतलब 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमें सिलेक्ट करने हैं। तो क्या क्या हो सकता है? या तो a b सिलेक्ट करो, या तो a c सिलेक्ट करो, या तो a d सिलेक्ट करो, या तो बी सी सिलेक्ट करो, या तो बी डी सिलेक्ट करो, या तो सी डी सिलेक्ट करो। तो टोटल 6 पॉसिबल ऑप्शंस हैं आपके पास। तो सिलेक्शन करने का, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट। तो 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, उनमें से 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके हमारे पास 6 हैं। यहां से देखोगे तब भी 6 ही आएगा, तो पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। एन सी आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, और फिर इनका जो डिफरेंस आएगा उसका फैक्टोरियल भी डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं, एन की वैल्यू है 4, आर की वैल्यू है 2, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर इनका जो डिफरेंस है वो भी 2 है, तो 2 फैक्टोरियल।
सॉल्व कर लो। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें याद हो गई है 24, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू है 2 और ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, तो 4 इन 24 से कैंसिल होगा तो ये आएगा 6। यहाँ से भी आंसर आ रहा है 6 और यहाँ से भी आंसर आ रहा है 6। तो कॉम्बिनेशन बनाने में दो दो के कॉम्बिनेशन बनाए हैं हमने, दो दो के कॉम्बिनेशन बनाए हमने 4 में से, तो 6 तरीके हैं हमारे पास। तो कॉम्बिनेशन बनाने में ये हमारी हेल्प कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये कैपिटल C लिखा गया। तो 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से दो दो का कॉम्बिनेशन बनाने के 6 तरीके हैं। तो या तो ऐसे बनाओ, ये 6 तरीके हो गए, इसलिए इसको हम NCR बोलते हैं। ये इसका फॉर्मूला है जिसको हम याद रखेंगे। तब मैंने फैक्टोरियल में एक फॉर्मूला लिखा था और एक यहाँ पे लिख लिया है हमने फॉर्मूला। ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट हो जाए तब बता देना। ओके, ठीक है, तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ये जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा है, इस फॉर्मूले की हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया है सबका, बस ये डेफिनेशन लिखनी थी हमको। ये आप समझ ही गए हो सिलेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे मैन्युअली मैंने करके दिखा दिया है आपको। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें निकालना है 10C3। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया। तो फॉर्मूले के हिसाब से 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, इनका जो डिफरेंस है वो 7 फैक्टोरियल। अब एक तो ऑप्शन है कि 10 फैक्टोरियल की वैल्यू आप कैलकुलेट करो, यहाँ रखो, फिर इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो। ये एक तरीका हो गया। इतना टाइम है नहीं हमारे पास, तो हम कुछ जुगाड़ निकालते हैं। तो 10 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं, 10 बाहर लिया हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, 9 बाहर लिया और 8 बाहर लिया, 3 नंबर हमने बाहर लिए, तो ये बचेगा 1 से 7 का प्रोडक्ट, मतलब 7 फैक्टोरियल। क्योंकि नीचे भी लिखा है 7 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया। तो देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि 10C3 इसके बराबर है 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्टेप है। तो क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है एग्जाम में, तो हम इसमें जुगाड़ बना लेते हैं, ये इंटरमीडिएट स्टेप हटा देते हैं। नीचे जो 7 फैक्टोरियल है वो इससे कैंसिल होना ही है, तो बचा क्या फाइनली, ऊपर 3 नंबर बच गए और नीचे 3 फैक्टोरियल बच गया। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नंबर लिखा है उतना फैक्टोरियल यहाँ पे और उतने ही 3 नंबर यहाँ पे, बस तो आंसर आ जाएगा। अब आपका ये 6 होता है, इससे कैंसिल कर लो तो 10, 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया और 4 यहाँ पे बच गया। 3 इंटू 2 है ना, 3 से इसको कैंसिल किया, 2 से इसको कैंसिल किया, तो ये आ गया 120। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम इंटरमीडिएट स्टेप नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है ये कैंसिल होना है। जो नंबर यहाँ लिखा है उतना फैक्टोरियल यहाँ लिख दो और उतने ही नंबर ऊपर लिख दो। समझो हमें निकालना है 15C2, तो नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, जो नंबर यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिख दो उसका फैक्टोरियल, और ऊपर कितने नंबर आएंगे, उतने ही नंबर ऊपर आएंगे, मतलब 2 नंबर, 15 इंटू 14, तो ये आ गया 15 इंटू 7। 2 फैक्टोरियल से इसको कैंसिल किया तो 105 आंसर आ गया। ठीक है, और एक देख लेते हैं अगर और नहीं समझ में आया हो किसी को तो मान लो हमारे पास है 18C4, तो नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1, ऊपर 4 नंबर आएंगे तो 18 17 16 और 15। ठीक है, 3 इंटू 2 हो गया 6, 6 से ये कैंसिल हो गया, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 17 इंटू 3 हो गया 51, इंटू ये कितना हो गया 15 इंटू 4 60 हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजिली, 0 6, ये 6 हो गया, 6 इंटू 5 हो गया 30, ये आंसर।
ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला अभी हमने सीखा है उसकी प्रैक्टिस करवा दी आपको, क्योंकि ये आपको बार बार यूज आएगा। जब भी आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ये आएगा, तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट आना चाहिए, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। डायरेक्ट कैसे आना चाहिए, मतलब कुछ ऐसे रहते हैं, आप नोट करो, नोट कर लो ये एग्जांपल्स मैं जो बता रहा हूँ सुन लो। कुछ ऐसे एग्जांपल्स रहते हैं जो बहुत ही मतलब ऐसे सिंपल रहते हैं, जिनको आप दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 15C2 की बात थी, तो 15C2 आप दिमाग में सोच सकते हो, नीचे 2 आएगा, ऊपर 15 इंटू 14 आएगा, तो 2 से कैंसिल किया, 15 इंटू 7 105। कुछ आंसर आप ऐसे जल्दी से दिमाग में कैलकुलेट करके भी बता सकते हो। जैसे 4C2 पूछूं मैं, तो 4C2 क्या हो जाएगा, नीचे 2 आएगा, ऊपर 4 इंटू 3 आएगा, तो 12/2 कितना हो गया, 6। तो कुछ आंसर ऐसे आप डायरेक्ट बता सकते हो, और उनकी जरूरत पड़ती है, कॉमन यूज में आते हैं। तो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने के लिए कुछ चीजें हमें ऐसे दिमाग में रहनी चाहिए, उंगलियों पे रहनी चाहिए, ताकि हम डायरेक्ट उनका आंसर लिख सकें। तो कैलकुलेशन में क्या है, फिर टाइम नहीं लगता हमको, और ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम की कमी है हमारे पास एग्जाम में। तो जितना हम कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करेंगे उतनी वो फास्ट होगी। जैसे मैं बोलूं 6C2, तो ऊपर आएगा 6 इंटू 5 30, नीचे आएगा 2, तो 15 आंसर हो गया। 10C2 बोलूं मैं, तो ऊपर आएगा 10 इंटू 9 90, 90/2 कितना होगा, 45। तो कुछ आंसर ऐसे हम डायरेक्ट डायरेक्ट बता सकते हैं, मतलब ये थोड़ी आपको कोशिश करनी पड़ेगी, तो आप भी बता पाओगे। तो जब भी कैलकुलेशन में यूज होगा तो इनको आप डायरेक्ट यूज करने की कोशिश करो, तो ये फास्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका। ओके, सबका नोट हो गया क्या? चलो फिर इसमें कुछ तो देख लेते हैं हम। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसको प्रॉपर्टी टाइप में बोल सकते हैं। चलो प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट NC0 अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, मतलब सिंपल है, एन में से कोई भी ऑब्जेक्ट हमें नहीं सिलेक्ट करना है, तो इसका एक ही तरीका है, कुछ भी मत उठाओ। नंबर 2, एनसीएन कितना आएगा, एन में से एन ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो एक ही बनेगा, सारे ऑब्जेक्ट उठा लो, फॉर्मूला लगा के देखोगे तब भी यही आएगा। जिनको फॉर्मूला लगा के करना है फॉर्मूला लगा के देखो। और तीसरा प्रॉपर्टी फिर हो जाएगा हमारे पास NC1 कितना आएगा, वो n आएगा। NCn-1 कितना आएगा, ये भी n आएगा। फॉर्मूला लगाना है तो मैं लगा के यहाँ पे दिखा देता हूँ, चलो। ये आएगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस n-0 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 1।
इसमें भी फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 0 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया 1 आ गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। इसमें भी फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ, n फैक्टोरियल नीचे आएगा 1 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऊपर हो गया n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, एक नंबर हमने कम कर दिया इसमें से, फॉर्मूला लगा दिया हमने, तो ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया n। सेम लॉजिक से इसको देख लो, n फैक्टोरियल नीचे आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1, ये और ये सेम लिखा है, आंसर आ गया n। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर। पहले फॉर्मूले से देख लेते हैं फिर लॉजिकली देखेंगे इसको। NCR का फॉर्मूला होता है ये, इन दोनों का डिफरेंस हो गया n माइनस आर फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर n फैक्टोरियल नीचे आएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो आएगा r फैक्टोरियल, ये और ये सेम लिखा है इसलिए इन दोनों का आंसर सेम होता है। अब अगर हम मैन्युअली देखने जाएं, मतलब ऐसा लॉजिकली सोचेंगे तो n में से हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, तो एक ही तरीका है। n में से हमें n ऑब्जेक्ट उठाने हैं, तो ये तो भी एक ही तरीका है। n में से हमें एक ऑब्जेक्ट उठाना है, तो हमारे पास n ऑप्शंस हैं, पहला ऑब्जेक्ट उठा लो, दूसरा उठा लो, तीसरा उठा लो, चौथा उठा लो या nth वाला उठा लो, n ऑप्शन है। अब इधर देखो, n में से n माइनस 1 ऑब्जेक्ट उठाने हैं, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट हर बार छोड़ना है, मतलब n में से कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, n माइनस 1। जो यहाँ लिखा रहता है वो गिवन नंबर होता है, जो सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे लिखा रहता है। n में से n माइनस 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट हर बार छोड़ना है, तो पहला वाला छोड़ दो या दूसरा छोड़ दो या तीसरा छोड़ दो या चौथा छोड़ दो, तो कितने ऑप्शन है, n ऑप्शन है। तो इन दोनों का आंसर इसीलिए सेम आ रहा है, कहने का मतलब ये है, n में से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो या n में से n माइनस r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, दोनों सेम बातें हैं। सेम बातें इसलिए हैं क्योंकि जब आप r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो तो n माइनस r ऑब्जेक्ट छोड़ भी तो रहे हो, तो इसमें बोलना है कि ये सिलेक्ट करो, तो जो छोड़े हुए ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करके ले आओ, दोबारा से तो थोड़ी ही मेहनत करनी है आपको, जो हर बार आप छोड़ रहे थे वो सिलेक्ट करके ले आओ। जैसे 10 ऑब्जेक्ट हैं, 10 में से 3 सिलेक्ट किए आपने, तो 7 छोड़ भी तो दिए। अब कोई बोले नहीं 7 सिलेक्ट करने थे, तो जो छोड़े वाले हैं वो लेके आ जाओ, दोबारा थोड़ी हमें मेहनत करनी है, कॉम्बिनेशन दोबारा से थोड़ी बनाना है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए हैं और जो छोड़े हैं वो दोनों ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहे हैं, तो दो ग्रुप तो बना ही दिए ना आपने, आर सिलेक्ट कर लिया और जो रिजेक्ट किया है वो भी तो एक ग्रुप बन गया ना, तो देखा जाए तो दोनों ही सिलेक्ट हो गए ना। तो आर सिलेक्ट करो या एन माइनस आर सिलेक्ट करो, वो ऑटोमेटिक दोनों ही सिलेक्ट होते हैं एक बार में, इसलिए हम इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन, इसके नीचे लिख लेना, इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिजेक्शन। मतलब जो सिलेक्ट किए और जो रिजेक्ट किए वो दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे। नंबर ऑफ सिलेक्शन के भी उतने ही तरीके हैं और नंबर ऑफ रिजेक्शन के भी उतने ही तरीके हैं। अरे 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो या 7 ऑब्जेक्ट रिजेक्ट करो, दोनों के सेम बातें हैं। हाँ, पर ये कंडीशन तब है जब ये r प्लस एन माइनस आर इक्वल्स टू एन होना चाहिए, मतलब सिलेक्ट किए हुए नंबर और रिजेक्ट किए हुए नंबर, ऐसा नहीं है कि 3 सिलेक्ट करो और 6 रिजेक्ट करो, एक ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ऐसा नहीं लेना है, हाइपोथेटिकल नहीं लेना है। मतलब 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए तो 7 रिजेक्ट होंगे ऑटोमेटिक, दोनों का एडिशन मिला के टोटल ऑब्जेक्ट हो जाने चाहिए हमारे पास, फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन और नंबर ऑफ रिजेक्शन सेम होगा। नोट हो जाए तो बता देना।
ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 6। अगर हमें ऐसा दे दिया जाए कि एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई, तो ये दो ही केस में इक्वल हो सकता है। दिस इम्प्लाइज या तो हमारे पास x और y सेम ही हो जाए, मतलब सेम चीजें दो बार लिख दी हैं, ये तो ऐसे ही बोल दिया मैंने। तो कब हो सकता है ये दोनों इक्वल? तभी हो सकता है कि एक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हो, एक रिजेक्टेड ऑब्जेक्ट हो, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए? n के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, NCX और NCY की वैल्यू तभी सेम हो सकती है अगर x सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है तो y रिजेक्टेड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो मतलब ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट प्लस रिजेक्टेड ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू टोटल ऑब्जेक्ट बन जाए हमारे पास। तो इस इक्वेशन का आंसर ये आता है। मतलब अगर हमें दिया जाए कि NC5 इक्वल्स टू हमारे पास है NC7, तो हमसे पूछा जाए n क्या है, तो n यहाँ पे आएगा 12। n 12 होगा तभी ये पॉसिबल है। फॉर्मूला लगा के भी देखोगे तो आंसर तभी सेम मिलेगा। 12C5 और 12C7 ही सेम आता है। तो n की वैल्यू 12 होनी चाहिए। 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं तो 7 ऑब्जेक्ट रिजेक्ट होने चाहिए। तो फिर 5 + 7 कितना हो गया? 12। तो n की वैल्यू हमें मिलेगी 12। ठीक है, लिख दो इसको। ओके, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7 बोल दो उसको। तो हमारे पास है NCR प्लस NCR प्लस 1। इसका आंसर आता है n+1 CR+1। यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला नंबर सेम होना चाहिए, इनमें 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा वो यहाँ लिख देंगे और इसमें एक ऐड हो जाएगा। ये आता कैसे वो मैं बता देता हूँ। इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस, इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? अब देखो इधर, ये n फैक्टोरियल ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ये r फैक्टोरियल है, इसमें से हम इसको बाहर निकालते हैं n माइनस r को, तो बचेगा हमारे पास एक नंबर कम। फॉर्मूला लगा दिया हमने। सेम लॉजिक से यहाँ पे करते हैं हम, इसमें से r+1 को बाहर निकालते हैं तो बचेगा हमारे पास r फैक्टोरियल, और ये लिखा है n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब जो कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन ले लेते हैं। n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, इसके पास भी n फैक्टोरियल है, इसके पास भी है। r फैक्टोरियल इन दोनों के पास है तो r फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं। ये वाला फैक्टोरियल ये देखो इधर भी है और इधर भी है, तो जो कॉमन पोर्शन है वो हम कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या हमारे पास ब्रैकेट में? यहाँ पे बचा n माइनस r और यहाँ पे बचा 1/r+1। ठीक है, हाँ, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम में नीचे आएगा n माइनस r, ऊपर आएगा r+1। इसको इसको ऐड करोगे तो कितना बचेगा? r से r कैंसिल हो जाएगा, n+1 बचेगा। अब ये जो n+1 है वो इसके साथ फिर से मर्ज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल। ये r फैक्टोरियल और r+1 इसके साथ मर्ज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r+1 फैक्टोरियल। ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा तो ये हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये क्या बन गया? इन दोनों को ऐड करेंगे अगर हम तो ये n+1 होता है, तो ये हो जाएगा n+1 c r+1। यही हमें आंसर चाहिए था। तो ये एक प्रकार से मैंने इसका प्रूफ दिखा दिया है आपको। आपको तो फाइनली ये याद रखना है, यहाँ नंबर और यहाँ नंबर सेम होना चाहिए और नीचे इन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो जो बड़ा नंबर है वो यहाँ लिख दो और ऊपर वाले नंबर में एक ऐड करके लिख दो। नहीं, डेरिवेशन हमारे काम का नहीं, डेरिवेशन रिपीट नहीं करूंगा मैं। जो चीज हमारे काम की नहीं है वो रिपीट नहीं की जाएगी। डेरिवेशन तो ऐसे ही दिखा दिया।
डेरिवेशन का कोई यूज नहीं, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, कोई स्टेप्स हमसे पूछने वाला नहीं है। प्रॉपर्टी कैसे लगानी है वो मैं अभी दिखाऊंगा इसके बाद। कैलकुलेशन में अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो, ऐसे तो सिंपल ही कैलकुलेशन था। लिख लिया सबने? ठीक है, चलो इसको यूज करते हैं। देखो इसको यूज बहुत ही सिंपल यूज है। 4C3 और अगर इसमें मैं 4C2 ऐड करूं, पहले तो देखो ऊपर नंबर सेम है और नीचे 1 का डिफरेंस है। हाँ सही है, तो ये प्रॉपर्टी लग सकती है। तो ऊपर तो एक ऐड कर दो और नीचे जो बड़ा नंबर है वो लिख दो, बस यही आंसर है इसका। और देखना है एग्जाम्पल तो और देख लो। 10C2 प्लस 10C3 प्लस 10C4 प्लस 10C5। तो ये करोगे तो ये देखो नंबर सेम है, तो नीचे 1 का डिफरेंस है, ये जरूर देखना है। तो ऊपर एक ऐड हो जाएगा, नीचे बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। प्लस इन दोनों में देखो ऊपर नंबर सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस है, तो लग जाएगी प्रॉपर्टी। बिल्कुल लगा दो प्रॉपर्टी, ऊपर हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा, इतना ही रहेगा फिर ये आंसर। इसके आगे अब कोई प्रॉपर्टी काम नहीं आएगी, क्योंकि नीचे 2 का डिफरेंस है। प्रॉपर्टी तब लगेगी जब नीचे 1 का डिफरेंस हो, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉपर्टी काम नहीं आएगी। ठीक है, समझ गया आई थिंक। ये 12C4 आंसर नहीं आएगा, जिसने भी बताया गलत बताया। हाँ बस इतना ही आंसर आएगा, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। समझ गए? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं फिर हम। जब तक की प्रॉपर्टी लग सकती तभी तक लगाएंगे, जबरदस्ती उसके आगे लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 देखो। प्रॉपर्टी नंबर 8 ऐसा है, NCR, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस i। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें,
ऊपर से एक नंबर कम किया मैंने, तो बचा हमारे पास n-1 फैक्टोरियल। नीचे देखो, नीचे भी मैंने r कम किया यहां से, तो बचा r-1 फैक्टोरियल। एक बार प्रोसेस करके दिखा रहा हूं मैं। तो ये हो गया n/r, और फिर ऊपर ब्रैकेट में क्या बच गया, n-1 फैक्टोरियल, नीचे बचा r-1 फैक्टोरियल, और ये बच गया n-r फैक्टोरियल। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आता है, तो फिर ये बन जाएगा n-1 cr-1। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी ऐसा है, NCR, n हमने ऊपर से हटाया, r हमने नीचे से हटाया, तो यहाँ बचा n-1 और यहाँ बचा r-1, एंड सो ऑन। इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, फिर से वही प्रॉपर्टी लगाई तो n/r इंटू n-1 यहाँ से हटाया, r-1 यहाँ से हटाया, तो यहाँ बचा n-2 cr-2। और एक बार हटाना है और एक बार हटा लो, जब तक कि हमें क्वेश्चन में जरूरत है हटा लो, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 8। ये प्रॉपर्टी हुई है, मतलब मुझे समझ नहीं आया क्या बोला आपने। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 यही थी। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये मैंने बताई थी, फिर मैं डबल डबल क्यों बता रहा हूँ। बाकी लोग देखो एक बार, प्रॉपर्टी नंबर 5 में मैंने यही बताया था। चलो ठीक है। ठीक, चलो कंफ्यूजन क्लियर हो गया, ये समझ में आ गई प्रॉपर्टी। इसको देखो जरा, एक और स्लाइड यूज कर लेते हैं इसमें। इसमें मैंने क्या बताया है, ठीक है, इसमें मैंने ये बताया है कि NCR इक्वल्स टू n/r इंटू n-1 cr-। कहने का मतलब ये है कि ये NCR लिखा है, इसमें से एक n हटाया और एक r हटाया, तो ये बचा। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, जैसे मैंने ये बोला n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n हटाया तो क्या बचा, n-1 फैक्टोरियल। तो इसको उल्टा भी बोला जा सकता है कि n इसको दे दिया तो फिर बन गया n फैक्टोरियल। तो ऐसे ही n इसको दे दिया और r इसको दे दिया तो फिर से बन गया NCR। मतलब हमारे पास लिखा है 10/3, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 9c2। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 10 इसको दे दिया और 3 इसको दे दिया, तो ये बन गया 10c3।
या फिर उल्टा ऐसे बोल सकता हूँ 10 यहाँ से ले लिया, 3 यहाँ से ले लिया तो बचा 9c2। तो दोनों साइड से बोला जा सकता है इस प्रॉपर्टी को। जैसे मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो 10 इसको दे दिया तो फिर से ये हो गया 10 फैक्टोरियल, या उल्टा बोलो 10 इसको ले लिया तो बचा 9 फैक्टोरियल। दोनों साइड से कैसे भी बोल सकते हैं इसको, ये कुछ है नहीं, ये तो ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, जिसको नोट करना है तो कर सकते हो। ये कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है, सर ये लेने वाला तो आपने बताया था, ये सर ये वापस इसमें मर्ज हो गया, ये कैसे हो गया? ये भी हो जाएगा ना, जब ये बाहर निकल सकता है 10 इसमें से, तो 10 इसके अंदर भी तो जा सकता है। ऐसे थोड़ी है सिर्फ बाहर ही निकल सकता है, अंदर जाने वाला प्रोसेस होगा ही नहीं। तो सेम प्रोसेस रिवर्स हो सकता है, उसमें क्या है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये बता दिया है। जब मैं क्वेश्चन में यूज करता हूँ तब डाउट पूछते हैं ऐसे, सर ये कैसे आपने इसको मर्ज कर दिया इसमें, जब वो बाहर आ सकता है तो मर्ज भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। 1 मिनट रुक जाता हूँ मैं, जिसको लिखना है कुछ तो लिख लो अपने हिसाब से। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9। इसमें क्या होगा, जिन नंबर्स को हमने ऐड किया था अभी, एनसीआर और क्या था, NCR+1, इन दोनों को अभी हमने ऐड किया था। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करके हमें क्या मिलेगा, वही सेम है, यहाँ नंबर सेम होना चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। यही दो नंबर थे जिनको अभी हमने ऐड किया था, अब हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करके हमें क्या मिलता है, पहले हमें क्या मिला था, इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो हमें मिला था, अभी भी वही हुआ, इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वही हमें मिलेगा। तो बड़ा कौन सा है, R+1। तो R+1 नीचे आ रहा है तो हमें ऊपर मिलेगा, उल्टा होता है इसमें, मिलेगा R+1 नहीं, पहले भी हमें R+1 मिल रहा था, अभी भी R+1 मिलेगा। ये नीचे आ रहा है बड़ा नंबर तो ऊपर मिलेगा। अब जो साइड बच गई उसमें क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा, जो नंबर हमने यूज नहीं किया है उन दोनों का डिफरेंस। प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो, फॉर्मूला लिख लो, होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी फॉर्मूला लिख लो, डिवाइड कर दो, ये इससे कैंसिल हो गया, जो बच गया वो मैं लिख रहा हूँ, इसको ऊपर ले जाके लिख दो, इसको नीचे लिख दो। अब क्या करेंगे, इसमें से R+1 हमने हटाया तो बच गया R फैक्टोरियल, और ये लिखा है N-R-1 फैक्टोरियल, नीचे क्या है R फैक्टोरियल, इसमें से मैंने N-R हटाया, जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, बस पहले ऐड हो रहा था अब ये डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और जो बच गया वो है R+1, और नीचे बचा N-R, क्योंकि ये ऊपर चला जाता है इसलिए उल्टी साइड आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में है पर इसके भी डिनोमिनेटर में, इसलिए ऊपर जाके वो न्यूमरेटर में चला गया, इसलिए ये साइड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी नंबर 9 भी समझ आ गया होगा। आ गया, अभी है, अभी है।
ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं, फिर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल लिखेंगे, मान लो 10C3 डिवाइडेड बाय 10C4। ये ध्यान रखना, यहाँ नंबर सेम होना चाहिए और यहाँ डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो बड़ा नंबर है 4, तो वो कहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है तो यहाँ आएगा, यहाँ लिखा होता तो यहाँ आता। अब जो बच गया वो 4 तो यूज हो गया, बचा ये, तो इन दोनों का डिफरेंस 7, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी बचा है, प्रॉपर्टी नंबर 10। उसमें क्या होता है, वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है, के सी के प्लस के प्लस 1C प्लस के प्लस 2C प्लस अप टू लास्ट NC। इसका आंसर आता है, यहाँ भी एक नंबर ऐड होता है, यहाँ भी एक नंबर ऐड होता है। ठीक है, कैसे होता है ये देख लो पहले। ये जो लिखा है मेरे पास के, इस ये क्या है, ये तो 1 है ना, के की वैल्यू क्या होगी 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, K+1 तब भी ये 1 ही रहेगा। मतलब या तो ऐसा समझो, K+1 से ऊपर नीचे डिवाइड किया इस नंबर में मैंने, तो K+1 से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो K+1 इसमें मर्ज हो गया, नीचे भी मर्ज हो गया। या तो ऐसे बोलो, या ऐसे बोलो कि इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, पहले भी वो 1 लिखा था, अभी भी वो 1 लिखा है। तो 1 को लिखने का तरीका ऐसे था, अब मैंने ऐसे लिख दिया है। सीरीज में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सीरीज के एडिशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 ही लिखा हुआ है। अब देखो इससे होगा क्या, हमारी सीरीज सॉल्व हो जाएगी। ये देखो ऊपर वाला नंबर सेम हो गया, K+1 और नीचे 1 का डिफरेंस हो गया। तो जब हम इसको इससे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर वाले नंबर में तो एक ऐड हो जाएगा और नीचे जो बड़ा नंबर है वो मिल जाएगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है, K+1। ये हमने प्रॉपर्टी लगा ली। तो पहले दो टर्म को ऐड करके हमें ये मिला। सेम लॉजिक से ये जो समेशन है, इसको इसके साथ ऐड करोगे तो K+2 सेम है, तो यहाँ आ जाएगा K+3C। नीचे 1 का डिफरेंस है तो ये आ जाएगा K+1। तो पहले 3 टर्म को ऐड करके हमें ये मिल रहा है। तो कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं, तीसरा टर्म ये था, यहाँ से भी एक ऐड हुआ और यहाँ से भी ऐड हुआ। सेम लॉजिक से ये देखो, दूसरा टर्म ये था और आंसर हमें ये मिला था, ऊपर भी एक ऐड हुआ, नीचे भी एक ऐड हुआ। तो सिमिलरली आगे ऐड करते जाओ, पैटर्न बन रहा है। तो इसको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ भी एक ऐड हो जाएगा, यहाँ भी एक ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, मान लो हमारे पास लिखा है 10C10 प्लस 11C10, नीचे देखो फिक्स है, तभी ये प्रॉपर्टी लग रही है, मतलब ये सीरीज का समेशन आ रहा है, सीरीज सॉल्व हो रही है। 12C10 और ऐसे ऐड करते जाओ, कहां तक करते जाओ, 1 मिनट, ये कुछ तो प्रॉब्लम हुआ। ओके, ये कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल मैं बाद में लेता हूँ, आप ये प्रॉपर्टी नोट कर लो, पेन चेंज करना पड़ेगा। ये अपने आप चल रहा है।
सब चला गया अपने आप। देखते अब लिखेगा क्या। प्लस समझो यहाँ लिख दिया 100C10। ठीक है, लिख रहा है ये। देखते हैं फिर। तो पहला वाला टर्म क्या था? पहला वाला टर्म था हमारे पास KCK। फिर देखो सीरीज में हो क्या रहा है, अगला वाला जब तुम टर्म देखोगे तो नीचे वाला नंबर सेम है, ऊपर वाले नंबर में एक एक ऐड होता जा रहा है। तो ये 10 से स्टार्ट हुआ, फिर ये नीचे 10 ही रहना चाहिए, ऊपर एक ऐड होता जा रहा है, 10 के बाद 11 12 13, लास्ट में कहां तक गया? 100 तक। तो आंसर क्या आ जाएगा? बहुत ही सिंपल है, एक ऐड हो जाएगा बस, 101 और नीचे हो जाएगा 11। इस टाइप का सीरीज अगर आपको दिखता है तो डायरेक्ट आंसर हम बता सकते हैं। पर ये स्टार्ट कहां से होना चाहिए? उसी नंबर से स्टार्ट होना चाहिए जो नंबर नीचे लिखा हुआ है। जैसे नीचे 10 लिखा था तो 10 से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, यहां तक लिख लो तो बता देना। ठीक है, चलो और एग्जांपल देखते हैं इसमें। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब मान लो ये जैसे 12C10, अब नीचे नंबर तो 10 है पर सीरीज 12 से स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर आपको अपने आप ही समझना पड़ेगा कि दो टर्म इसमें कम लिखे हुए हैं। और मान लो यहाँ लिख दिया जाए 100C10, बराबर है, लास्ट में कहीं तक जाओ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये 10 से स्टार्ट होती तो उसका आंसर हम लिख सकते थे। तो कोई बात नहीं है, दो नंबर ऐड कर लो, 11C10 प्लस 10C10। तो दो नंबर जो हमने ऐड किए हैं वही दो नंबर माइनस भी कर लो, तो माइनस कर लेते हैं 11C10 प्लस 10C10। तो दो नंबर हमने ऐड किए, वही दो नंबर हमने माइनस कर लिए, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सीरीज में। अब उससे हमें फायदा ये हो जाएगा कि सीरीज हमारी 10 से स्टार्ट हो गई, तो यहां से लेके पूरी सीरीज का सम हम बता सकते हैं 101C11 माइनस इन दोनों को अलग से ऐड करके लिख दो। तो इन दोनों को अलग से ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर कितना आएगा? अब ये देखो 10 से चल रही है, कहां तक जा रही है? 11 तक जा रही है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12C11। इसमें भी एक ऐड किया, एक ऐड यहाँ पे किया, बस यही आंसर आ जाएगा। जितने टर्म कम है, यहाँ तो मैंने दो ही कम लिखे थे, अगर मान लो 10 टर्म कम है तो कोई बात नहीं, 10 टर्म ऐड कर दो, 10 टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा तो आंसर आ ही जाएगा ना। जैसे मान लो और ज्यादा टर्म कम कर देता हूं मैं, मान लो ये लिखा जाए 21C10 प्लस 22C10 एंड सो ऑन, कहां तक? 100C10 तक। तो क्या आंसर आएगा? तो कितने टर्म कम है? बहुत सारे टर्म्स कम है, 10 से लेके 20 तक के टर्म्स कम है, तो उतने टर्म्स ऐड कर लो अपने दिमाग में, उतने टर्म्स माइनस कर लो। तो मान लो उतने टर्म्स हमने ऐड कर लिए, तो ऐड कर लिए तो आंसर आना चाहिए 101 और इधर होना चाहिए 11। तो उतने टर्म्स क्योंकि हमने अपने दिमाग में ऐड किए हैं, यहाँ तो है नहीं, तो उतने माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो कहां से? 10 से लेके 20 तक के टर्म्स, 20 तक के टर्म्स है इसलिए आंसर आएगा 21C11। 10 से लेके 20 तक की सीरीज ऐड करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 21C11।
तो अगर कुछ टर्म्स कम लिखे जाएं क्वेश्चन में, ऐसा करते हैं आईआईटी में, कुछ टर्म्स कम लिख देते हैं तो उनको आप ऐड कर लो और बाद में माइनस कर देना, तो हमारा काम भी चल जाएगा, बाद में माइनस भी कर देंगे तो आंसर में कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं फिर अपने आंसर को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या सबको? ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन पूछ के देखता हूँ, अगर आपने आंसर बता दिया तो समझ आया है, नहीं तो नहीं आया। अब तक जो भी हमने पढ़ा है उस सबसे मिक्स क्वेश्चन रहेगा, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है शुरू से लेके आज के लेक्चर में पूरा। ओके, तो एग्जाम्पल में, चलो ये सीरीज सॉल्व करनी है आपको। (102) C92 -47 C37। ये तो बहुत ही मतलब ऐसा स्ट्रेंज आंसर है। 102 किधर से आया आपका? दो ऐड कैसे कैसे हो गया इसमें? 90 भी 92 हो गया। वन ऐड करना तो मैंने बताया था, ये टू ऐड कैसे हो गया? ये कौन सा नया थ्योरी आया?
इसीलिए मैंने पहले ही बोला था, अब तक जो हमने सीखा है वो सब अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर बता पाओगे। सब कुछ मिक्स करके क्वेश्चन है ये। अब आप देखो कितना भी दिमाग लगा लो कुछ फायदा है नहीं, नीचे नंबर डिफरेंट है, इस टाइप का कोई सीरीज पढ़ा ही नहीं है आपने। पर इसमें सिमिलरिटी ये है कि हर नंबर में डिफरेंस 10 का है। अगर आप पिछली प्रॉपर्टीज को, आज के लेक्चर को अगर आप रिकॉल करो तो हमें वहां से ये इसका आंसर मिल सकता है। सबका डिफरेंस 10 हो रहा है देखो, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 45C10 प्लस 46C10 प्लस 47C10, जो पहला क्वेश्चन दिया था उसी टाइप का है ये। और लास्ट में कहां तक जा रहा है ये 100C10। तो इसका आंसर होना चाहिए 101C11 माइनस, माइनस क्या करेंगे हम, कुछ नंबर से यहाँ पे कम है, 44 तक के नंबर कम है, तो 10 से लेके 44 तक की सीरीज हमने ऐड की है तो वो माइनस करनी है। तो क्योंकि 44 तक की सीरीज हमने ऐड की है, जब 100 तक की ऐड करते हैं तो 101 आता है, और 44 तक की सीरीज ऐड करोगे तो 45 आएगा, 45C11। इतना माइनस कर लो, ये आंसर हो जाएगा। यस वेरी गुड, माइनस 45C11। ठीक है, तो CA1 HA1 तक हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखोगे आप एक पास्कल्स ट्रायंगल बचा है जिसको मैं कल बताऊंगा। उसके नीचे देखो होम असाइनमेंट 1, क्लास असाइनमेंट 1, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने आप कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ, बाकी में आप प्रॉपर्टी लगाते रहना, आराम से बताते रहना। सब प्रॉपर्टी लगा के तुरंत तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये नोट कर लिया सबने, इसमें तो एक ही लाइन थी, नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन पहला वाला मैं करके दिखा देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लिखा है NCn-3 इक्वल्स टू कितना है 10। तो पहले तो मैं इसको लिख दूंगा NC3। क्यों लिखेंगे NC3, प्रॉपर्टी n-3 इनका डिफरेंस कितना है 3, जैसे अभी मैंने कन्वर्ट किया था। तो NC3 को अब मैं फिर शॉर्ट ट्रिक से करूंगा, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल 3 2 1, ऊपर आएंगे 3 नंबर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 10। तो यहां से मुझे मिल गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 10 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं 10 को 4 इंटू 5। तो ये ऐसा हो गया 4 इंटू 5, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हो गया 6। अब आप देखो यहाँ भी 3 नंबर है और यहाँ भी 3 नंबर है, यहाँ के तीनों नंबर मल्टीप्लाई में, यहाँ भी तीनों नंबर मल्टीप्लाई में, इनमें भी 1 1 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 1 1 का डिफरेंस है। तो जैसा LHS लिखा है वैसा ही RHS लिखा है, तो कंपेयर करेंगे तो हमें n इक्वल्स टू 6 मिल जाएगा। सॉल्व करके क्यूबिक बना के, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करके n की वैल्यू लाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा n इक्वल्स टू 6। आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्यूबिक बनाओ, फिर क्यूबिक के 3 रूट निकालो, फिर बोलो सर बहुत लेंथी क्वेश्चन है सर, तो अब आप जबरदस्ती उसको लेंथी बना लो तो कह नहीं सकते, अदरवाइज तो 1 सेकंड में आंसर आ गया n इक्वल्स टू 6 कंपेयर करके। ठीक है, बाकी क्वेश्चन फिर आप सॉल्व कर लोगे। 4 इंटू 5 10 कैसे, अच्छा कुछ गलत लिखा मैंने शायद, ओके तो 2 इंटू 5 आ जाएगा। हाँ और सॉरी, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ओके 2 इंटू 5 आना चाहिए था, 1 मिनट ठीक कर लेते हैं इसको। हाँ तब फिर ये क्या बनेगा, ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, और ये 5 है, अच्छा ये 3 बचेगा फिर यहाँ पे।
तो फिर कंपेयर करके ये आंसर हो जाएगा 5। हाँ तो फिर ये आंसर 5 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर लो इसको, कैलकुलेशन एरर हो गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन फिर आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो भी डाउट होगा कल पूछ लेना, वैसे डाउट आने का तो है नहीं ऐसा कुछ, फिर भी अगर डाउट आ जाए तो कल पूछ लेना। फिर कल हम पास्कल ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच। एंड कर देते हैं फिर यहीं पे आज का लेक्चर।